भावना मित्रों, डॉक्टर कुमार विश्वास की मैंने एक वीडियो सुनी थी और जिस वीडियो में उनका ये कहना था कि आज गांधी की आलोचना वो लोग भी करते हैं जिनके पास इतना साहस नहीं है कि चौराहे पे वो पुलिस वाला जो सरेआम घूस वसूलता है, करप्शन करता है, उसकी आंखों में आग डाल कर उससे पूछ सकें कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। आजादी का जो 75वां साल लिख रहा है ना, अमृत महोत्सव, इसमें बता रहा हूं गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि गांधी का कलेजा कैसे होता है। हाय हाय, क्या कहने। आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़िए, ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पोटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पोटी करी है जो उन्होंने भेजी है आपको। अच्छी बात। 1932 में पत्रकार लिखे और इस बात को फेसबुक पे लिखना, मैं फर्जी राष्ट्रवादी नहीं हूं कि आपको कोई झूठ बोल के चला जाऊं। 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गए थे बापू, सुनो कुणाल, और इंग्लैंड के महाराज ने उनसे मिलने की मंशा जाहिर की। चर्चिल कहता था अधनंगा फकीर है, हर अहंकारी ऐसा ही कहता है सत्य को। रावण भी कहता था कि फकीर है, ये कौन तपस्वी है, इसके साथ ये औरत क्यों रहनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए। चर्चिल भी कहता था अधनंगा फकीर है। तो राजा ने कहा कि बुलाओ मिलने के लिए गांधी को। तो आप कभी राजभवन गए हो मिलने के लिए राज्यपाल जी से, राष्ट्रपति जी से मिलने गए हो, तो वहां एक प्रोटोकॉल मिलता है, राष्ट्रपति जी को छुएंगे नहीं, इतनी दूरी पर बैठेंगे, जब इशारा कर देगा एडीसी तो आपको उठना पड़ेगा, ऐसा मिलता है ना प्रोटोकॉल। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था, और जिस इंग्लैंड का मैं राजा कह रहा हूं वो आज का इंग्लैंड नहीं, 2/3 दुनिया का मालिक। यूनियन जैक के नीचे पूरी 2/3 दुनिया थी। उसके एडीसी ने लिखकर भेजा कि ग्रे कलर का कोट या ब्लैक कलर का कोट पहनकर आप आए। गांधी पहुंचे, बकिंगम पैलेस के अंदर बग्घी गई, दरवाजा खोला गया तो हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना अकेली एक धोती में, क्यों ही अधनंगा। एडीसी ने जाकर कहा अंदर जाके कि साहब वो तो कपड़े पहन के नहीं आया। तो जॉर्ज पंचम बोला कि चर्चिल कहता तो था नंगा है, पर इतना नंगा है। हाँ सच है, आप पढ़िए। गांधी से मिले कि ना मिले, एडीसी ने पूछा सर बुलाऊं का वापस भेज दूं। राजा को मस्खरी सूझी। राजा ने कहा देखे तो सही कौन आदमी है, पूरा देश खड़ा कर दिया आपने पीछे। उसने कहा बुलाओ अंदर। आया, दुनिया के सबसे बड़े आदमी के सामने हिंदुस्तान का सबसे कमजोर आदमी खड़ा है, और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। हाय हाय हाय, मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। क्या बात। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं सुनेगा, बैठिए आप विराजिए। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद। ये मैं से आपका प्रेम समझ के लगा लेता हूं। और राजा ने पूछा मुस्कुराते हुए गांधी से, एक धोती में गांधी खड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट में, सोच के देखना वो दृश्य है। आज ये जरा जरा सी बात पर अमेरिका के सामने घिग्गी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा जरा सी घुड़की पे बिल में अंदर घुस जाने वाले नेतृत्वों से पूछना चाहता हूं, चाहे इनकी सरकार का हो चाहे उनकी सरकार का हो। 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा वेल मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना कांपे, यूरेनियम से बने हुए, प्लेटिनम से बने हुए, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फकीर ने कहा, जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा, हिंदी में सुनाता हूं जो अंग्रेजी में कहा, नॉट इवन माइन, तुम्हारे कपड़े कहां गए? उसने कहा मेरे छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। इसके लिए कलेजा चाहिए। आपका चाचा अच्छा हो सकता है, आपके बाप अच्छे हो सकते हैं, पर इससे मेरा बाबा बुरा कैसे हो गया यार? आप अजीब आदमी है भाई। क्या कहने। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कल, ओके अच्छा टेल मी हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट। उसे लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे मित्र हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी बोलूंगा। मैं आपको बताता हूं, ऐसे लोग भी गांधी की आलोचना करते हैं। आज गांधी भारत में चौतरफा आलोचना के शिकार हैं, और जिस आलोचना का मुख्य कारण निश्चित रूप से उनके पॉलिटिकल डिसीजन रहे हैं बंटवारे के बाद, जो उन्होंने मुसलमानों को देश में रहने दिया, उससे
क्योंकि आज देश के मुसलमानों ने, जो बचे हुए मुसलमान थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं जा पाए या नहीं गए, उनके चलते देश में जो एक बेहद ही ख़राब स्थिति बनी हुई है, कि जंग की स्थिति इन मुसलमानों ने देश में क्रिएट कर रखी है। उसके चलते गांधी लगातार आलोचना के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनका ये डिसीजन फ्यूचरिस्टिक नहीं था। संभवतः वो एक संत थे, वो धार्मिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनके लिए हर व्यक्ति समान था। संभवतः उसके चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। उस कत्लेआम और खून खराबा को रोकने के लिए उन्होंने जिद करी कि ये बंटवारे की प्रक्रिया जो जहाँ है वहीं रोक दी जाए, और भारत में हिंदू रह गए, भारत में मुसलमान रह गए और पाकिस्तान में भी हिंदू रह गए। पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या हश्र हुआ वो आप सब जानते हैं, और भारत में मुसलमान किस कदर जो है जो आज अराजकता का कारण बने हुए हैं, ये भी आप सब लोग जानते हैं। तो गांधी इसके चलते आलोचना के शिकार रहे। फिर भी गांधी आलोचना के पात्र नहीं है। गांधी एक महामानव थे, उनकी विचारधारा इतनी विशाल और विराट थी कि वो आम आदमी उस विचारधारा को नहीं समझ सकता है। आप एक राष्ट्र की कल्पना करिए जिसके अधिकांश नागरिक सत्य बोलने वाले हों और अहिंसक हों, हिंसा में विश्वास न करते हों। अब सोचिए वो राष्ट्र कितना खूबसूरत हो सकता है, वो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर आज दुनिया के लोग सिर्फ इन दो मुख्य बातों पे, इन दो दर्शन पे विश्वास करना सीख जाए कि सत्य बोलना है और हिंसा नहीं करना है। किसी भी समस्या का समाधान मिल बैठ के करना है, न कि शांति के नाम पे युद्ध लड़ना है। आज दुनिया को आप देखिए, चारों तरफ युद्ध है। ये पूरी दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप वो पूरे राजनीतिक हालात को देखिए दुनिया भर के, तो तीसरा विश्व युद्ध कितना भयानक होगा ये मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पूरी संभावना है कि मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए तीसरे विश्व युद्ध के बाद। तो गांधी का सत्य और अहिंसा, ये सिर्फ दो शब्दों पे हम फॉलो करें, विश्वास करें, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। समाज का पूरा देश और समाज ही नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा, यही मैं आग्रह करूँगा आज गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर को, कि देश की जनता समझे कि सत्य कितना मूल्यवान होता है, अहिंसा कितनी मूल्यवान होती है। आज दुनिया को ज़रूरत है इन दोनों चीज़ों की। भारत को ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया को ज़रूरत है इन दो चीज़ों की। तो मैं आज यही आह्वान करूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि दुनिया के लोग गांधी की इस विचारधारा को समझेंगे कि अहिंसा में कितनी ताकत है। वही देश के आज़ाद होने की बात, तो देश के आज़ाद होने के कई कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो था वो गांधी ही थे। इस टुकड़ों में बटे देश को एकजुट करने का काम जो गांधी ने किया, इस राजघरानों में बटे भारत को उन्होंने जो एक भारत बनाया, एक भारतवर्ष बनाया, उसी की देन है कि देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ मजबूर हुए देश को छोड़ने के लिए। मैं नहीं मानता हूँ कि वो छिटपुट हिंसक घटनाओं से, जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं, उनके दबाव के चलते अंग्रेज़ों ने देश को छोड़ा क्योंकि देश एकजुट हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े देश को, इतनी सारी जनता को जो है संभाल पाना उनके लिए मुश्किल है। और द्वितीय विश्व युद्ध भी उसका एक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटेन के हालात थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो कुल मिला के मैं बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा, और मैं इस पे ख़त्म करना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुकदमा आया था, और उस मुकदमे को पूरा सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस जज को ऐसा महसूस हुआ कि इस पूरे मुकदमे की जो प्रक्रिया है, इसमें कहीं भी सत्य नहीं बोला गया है। हर कदम पे, हर स्टेप पे सिर्फ झूठ का सहारा लिया गया है। और फैसला देने के समय उन्होंने टिप्पणी में लिखा कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सत्य बोलने वालों को चिड़ियाघरों में रखा जाएगा और लोग टिकट खरीद कर देखने जाएंगे कि अरे ये व्यक्ति सत्य बोलता है, सच बोलता है, सही बोलता है। तो उस जज ने तो कहा था ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, मैं कह रहा हूँ कि समय आ गया है। आज हालात यही हैं। आप अपने आसपास से देखिए कि कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं या सत्य पे विश्वास करते हैं या सत्य
सत्य बोलने का साहस कर पाते हैं। तो पहले साहसी बनिए, सत्य बोलने का साहस करिए, अहिंसक बनने का साहस करिए, फिर गांधी की आलोचना करिए तो अच्छा लगेगा। लेकिन गिरबान में देखिए कि आप गांधी के कंपैरिजन में कहाँ स्टे करते हैं, फिर बोलिएगा कि गांधी गलत थे या गांधी ने गलत किया। थैंक यू।